हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। बिहार से रिलेटेड यहां पर 3 लेटेस्ट और बड़े अपडेट आए हैं। कुछ अच्छे अपडेट्स हैं, कुछ बुरे अपडेट्स हैं, तो बारी बारी से हम सारा अपडेट्स जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं उत्तरी बिहार के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जिनके बाढ़ आने से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 से हज़ार रुपया का जो है सहायता राशि दिया है। उसके बाद जिन लोगों ने सिंचाई किया था, धान रोपा था, उनका फसल नुकसान हो गया है, या जिन लोगों ने बाढ़ के कारण सिंचाई नहीं कर पाए उनको भी सहायता राशि दी जाएगी। कितना हेक्टेयर, कितना डिसमिल, कितना एकड़ पर कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही कुछ अच्छे अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं बारी बारी से तीनों खबर। यहाँ पर हमने मोबाइल में नोट्स करके रखा हुआ है, तो आपको पढ़कर यहाँ पर सुना दें। 105 प्रखंडों में फसल डूबी, किसानों को मदद की आस। आपको यहाँ पर बता दें, साफ बताया जा रहा है कि राज्य में बाढ़ की आई आधे दर्जन ज़िले के लोग रोज़ का निवाला ही छीन लिया गया। यानी आधे दर्जन जो ज़िले हैं बिहार में, उनका जो रोज़ का निवाला है वो छीन लिया गया। जाहिर सी बात है, बाढ़ के कारण उनका फसल नुकसान हो चुका है और किसान जो हैं डिपेंड रहते हैं अपने फसल ही पर कि फसल होगा और वो उससे अपने पूरे साल का जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। आपको बता दें, राज्य में इस बार खरीफ मौसम में 36.76 लाख हेक्टेयर में खेती हुई है। धान की खेती 32.78 लाख हेक्टेयर और मक्के की खेती 3.98 लाख हेक्टेयर में हुई। बाढ़ ने जिन फसलों को 33% से अधिक नुकसान किया है उसका रकबा 7.53 लाख हेक्टेयर है। यानी कुल रकबे का लगभग 22% भाग बाढ़ से प्रभावित हुआ। लेकिन अगर प्रखंडों में हुई खेती के अनुसार गणना करें तो 100 से अधिक ऐसे प्रखंड हैं जहां की खेती पूरी तरह से चौपट हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आपको बता दें, दर्जन ज़िले ऐसे हैं जहां जितनी खेती हुई उसकी 70 से 90% तक फसल पूरा का पूरा जो है चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। दरभंगा ज़िले में जितने रकबे में धान और मक्का की खेती हुई उसका 90% भाग चौपट हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा। मीडिया बस आपको ऐसे ऐसे चीज़ बताएगा जिससे आपका जो समाज में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में सिर्फ़ और सिर्फ आपस में मतभेद हो, मनमुटाव हो, और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे डायरेक्ट किसान को फ़ायदा नहीं पहुंचता है। हमारे बिहार की समस्या इतनी बड़ी यहाँ पर आबादी है और कई तरह की समस्या यहाँ पर हर रोज़ आते हैं। कई ज़िले ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। कई ब्लॉक, कई अंचल ऐसे हैं जिनमें दाखिल खारिज का जो है सिस्टम सही नहीं है। कई ज़िले ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा घूसखोरी चल रहा है। कई ज़िले ऐसे भी हैं यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे गरीब तबके के लोग भूखे मर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल आप जानते ही हैं, कोरोना के कारण जो प्रवासी हैं, मज़दूर हैं, बाहर से आए हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में 20 से 25 लाख लोग आए हैं, उनके लिए रोज़गार भी नहीं है। हम यहाँ पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और यहाँ ही नहीं, आपकी बात हम सरकार तक डायरेक्ट पहुँचाते हैं। तो आप भी अगर प्रवासी हैं और अभी तक आपको काम नहीं मिला, कौन से ज़िले से हैं आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए जान लेते हैं, राज्य में इस बार बाढ़ की अवधि काफ़ी लंबी रही है। हम सभी जानते हैं राज्य में इस बार बाढ़ की अवधि काफ़ी लंबी रही। धान की रोपनी ख़त्म होते ही नक्षत्र में बाढ़ शुरू हो गया। अगस्त तक फसल खेतों में डूबा रहा। ऐसे में पौधे भी छोटे थे और पानी भी ज़्यादा दिन टिका, लिहाजा फसल को बचना कठिन था और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। आपको बता दें, यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन का प्रावधान है जिसके तहत आपको सहायता मिलता है, जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि आप तक सही किसान तक लाभ जो है पहुँच सके। जैसे ही इस पर ऑनलाइन होगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर 6800 प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर मिलता है और 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर मिलता है। यानी सिंचित क्षेत्र आपने बुआई किया था और वहाँ पर फसल नष्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको 13,500 रुपये मिलता है आपदा प्रबंधन की तरफ से। 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 फीट बालू जमा होने पर। यानी
पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर 3 फीट बालू जमा हो गया, तो ऐसे में आपको 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। 39,000 प्रति हेक्टेयर ज़मीन की व्यापक क्षति होने पर आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन के तरफ से जो पैसा मिलता है यानी फसल नष्ट होने पर, उसका ऑनलाइन होता है, जिसका वीडियो हम प्रॉपर तरीके से आपको एक पार्टिकुलर वीडियो बनाकर बता देंगे, जो कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में आपका वहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी ऑनलाइन होता है, डीजल अनुदान के लिए भी ऑनलाइन होता है, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन चालू नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन चालू होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। चलिए जान लेते हैं दूसरा अपडेट, ज़मीन का सर्वे। आप सभी जानते हैं कि ज़मीन का सर्वे होने वाला है और हो भी रहा है, कुछ जगहों पर अभी होना बाकी है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स होता है, क्या क्या फ़ायदा होता है और किसकी निगरानी में इस बार जो ज़मीन का सर्वे है वो होगा, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। राज्य में ज़मीन के होने वाले सर्वे की निगरानी अब मुख्यालय स्तर से की जाएगी। मुख्यालय स्तर पर विशेष सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अफसरों सर्वे कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्यालय में अफसरों के बीच सभी जिलों का आवंटन कर दिया गया है। इसके अलावा सर्वेक्षण कार्य के लिए चिन्हित 20 जिलों में सभी आधारभूत संरचनाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी संबंधित जिलों को हिदायत भी भेज दी है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक अभी उत्तर बिहार में दर्जन भर जिले बाढ़ से अधिकतर जगहों में खेतों में लगी फसल के कारण ज़मीन स्तर पर सर्वेक्षण शुरू करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाई भी है। चूँकि बाढ़ हो चुका है तो ऐसे में भी ज़मीन का जो सर्वेक्षण है वो संभव नहीं है, तो जैसे ही थमेगा वहाँ पर चालू कर दिया जाएगा। वैसे नवनियुक्त अमीनों, कानूनगों और सहायक बंदोबस्त अधिकारियों, विशेष सर्वेक्षण लिपिकों को संबंधित जिले में भेज दिया गया है। इन लोगों की तैनाती का काम भी शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण के मद्देनज़र अमीनों को जिला अभिलेखाकार ने खतियान की नकल करने के लिए भी कहा गया है। नकल की कॉपी तैयार की जाएगी। ये अमीन सबसे पहले जिला स्तर पर अभिलेख में जाकर खतियान विवरण तैयार करेंगे। उसके बाद इसके अलावा अंचल कार्यालयों में भूदान की ज़मीन, कैशरे हिंद, सरकारी भूमि का पता लगाकर उनका सर्वेक्षण भी किया जाएगा। साथ ही नवचयनित कर्मी अन्य विभागों की संपत्ति की सूची भी प्राप्त कर उसका भी सर्वेक्षण किया जाएगा। अब आपको सर्वेक्षण का जो सर्वे है उसका महत्व आपको बता देते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता है कि जो सरकार की तरफ से सर्वे होता है इसका इसका जो महत्व है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ज़मीन का नया खतियान बनेगा। सर्वे होगा तो ज़मीन का नया खतियान बनेगा और ज़मीन का नया मानचित्र भी बनाया जाएगा। साथ ही मानचित्र को डिजिटल प्रारूप में रखा जाएगा। जो आपका मानचित्र है उसको डिजिटल प्रारूप में रखा जाएगा। हर एक ज़मीन की खरीद बिक्री के बाद खतियान जो है वो अपडेट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, उसके बाद खतियान की एक कॉपी भू अभिलेख निदेशालय के पास भी सुरक्षित रहेगी और साथ ही सर्वे के बाद खतियान की हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी भी तैयार कर ली जाएगी। तो 20 जिलों में सर्वे के लिए आधारभूत संरचनाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये थे सर्वे के रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट। अब आइए जान लेते हैं तीसरा अपडेट, जो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया अपडेट है और मैंने पिछले दिनों आवाज़ भी उठाया था, ट्वीट भी किया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कमेंट करते हैं, आप अपनी बातों को रखते हैं तो वो हमें दिखता है, हम उसकी जो है सर्वे करते हैं, वहाँ पर आपके कमेंट्स को देखते हैं और कमेंट्स को देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ वाकई में जो यहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में हम ऐसा नहीं है, वीडियो के माध्यम से तो सरकार तक आवाज़ पहुँचाते ही हैं, साथ ही साथ हम ट्वीट भी कर आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि अगर बिहार में उद्योग हो तो काफ़ी मात्रा में यहाँ लोग जो हैं वो रोज़गार पा सकेंगे। तो इसके रिगार्डिंग कुछ अच्छे खबर आए हैं। अब ये नहीं मैं कह सकता कि यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है ये हकीकत है या फिर चुनावी मुद्दा। कई बार ऐसा भी होता है कि चुनाव को लेकर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो भी है वो कई सारे वादे करते हैं, चाहे आपका पंचायत स्तर पर चुनाव हो, चाहे आपका नेशनल स्तर पर चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो। चुनाव से पहले जो नेता हैं वो बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे बातें कहते हैं, लेकिन उस पर कितना खरा उतरते हैं ये हमें और आपको समझना चाहिए। 15 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और बिहार में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ चेंज किया गया है ये आप भली भांति जानते होंगे। अगर बात करें यहाँ के उप मुख्यमंत्री यानी सुशील कुमार मोदी की, तो वो लगातार यही कहते रहते हैं कि लालू के शासन में क्या हुआ। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि लालू के शासन में क्या हुआ, अगर लालू सही काम करते तो उन्हें ही वोट देकर उन्हें ही जिताया जाता, ठीक है। लेकिन हमने
और यहाँ के बिहार वासियों ने आपको अगर चुना है तो कुछ उम्मीदें लेकर चुनी हैं, और आप ये कहकर उनसे पल्ला नहीं झाड़ सकते बिहार वासियों से कि अगर लालू ने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, तो फिर हम आपको वोट ही क्यों देंगे, हम किसी और दूसरे पार्टी को क्यों न चुनें। तो ये असल मुद्दा नहीं है कि आप किसी के ऊपर जो है बात बोलकर निकल जाओ कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम आपको कैसे कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बिहार के प्रति अच्छा सोचें, अच्छा करें, इस बिहार के भविष्य के बारे में सोचें, बिहार के जो युवा हैं, बेरोज़गार हैं, उनके बारे में सोचें। तो यहाँ पर तीसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो यही है कि बिहार के ज़िले में खुलेंगे 189 नए छोटे उद्योग। उद्योग से मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं जो बाहर से आए हैं अपने बिहार में, या फिर जो बिहार के लोग हैं जिनके पास स्किल है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास डिग्री है, वो रोज़गार पा सकेंगे अपने काम के मुताबिक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य के हर ज़िले में छोटे उद्योग खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें इन्हें ज़िला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत खोला जा रहा है। इसके लिए सरकार ने सभी ज़िले को 50-50 लाख रुपए दिए थे। आपको बता दें सभी 38 ज़िलों में अभी तक 179 छोटे उद्योग चिन्हित हो चुके हैं। बेगूसराय और कैमूर में तो 4 जगह काम शुरू होने का दावा भी उद्योग विभाग ने कर दिया है। साथ ही आपको बता दें जो यहाँ पर इन सभी छोटे उद्योगों में प्रवासी श्रमिकों का समूह बनाकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। हर एक समूह पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। कोरोना काल में बिहार लौटे वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की। नए निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित नीति में भी कई प्रमुख बदलाव किए गए। साथ ही आपको बता दें सरकार ने इसे कड़ी में जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना शुरू की थी। इसके तहत जिला पदाधिकारी को सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने को 50 लाख की नव प्रवर्तन निधि के दी गई। इस धनराशि से हर जिले में स्थानीय विशेषताओं और श्रमिक की ज़रूरत और कुशलता को ध्यान में रखते हुए 189 सूक्ष्म यानी छोटे उद्योग खोले गए हैं। तो अब आपको बता दें कि उद्योग में जो है कौन से उद्योग लगेंगे। आपके दिमाग में सवाल ये ज़रूर उठेगा कि आखिर बिहार में कौन से उद्योग लगेंगे जो 189 छोटे छोटे होंगे, उस उद्योग में क्या हमारा बेनिफिट होगा, किस तरह का उद्योग होगा। तो आपके लिए बता दूं यहाँ पर इन समूहों के लिए सिलाई केंद्र, पेपर ब्लॉक उपकरण, हस्तकरघा बुनाई केंद्र, बढ़ईगिरी केंद्र, मशरूम प्रसंस्करण केंद्र, शहद निर्माण, बेकरी, स्टील फर्नीचर, खेल का सामान, जैकेट और बैग निर्माण, बांस उत्पादों पर आधारित उद्योग, लॉन्ड्री, लकड़ी का फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट्स, पेपर ब्लॉक, जरी का कार्य, एम्ब्रॉयडरी, अचार निर्माण, हैंडीक्राफ्ट बनाना, फाइबर, फुटवियर, पीवीसी बोर्ड, अगरबत्ती निर्माण आदि उद्योग खोले जा रहे हैं। इन सभी के शुरू होते ही हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो ये थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट, और ये सारे जो अपडेट्स हैं ये डायरेक्टली सरकार की तरफ से निकल कर आता है। सरकार ये अस्वस्थ लोगों को यहाँ पर भाषण के तौर पर कह लीजिए, या फिर सरकार की तरफ से ये वादा किया जाता है, लेकिन ये वादा जो है ये सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है ये कितना सच्चा है और कितना सही है ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको मैंने बता दिया जो बिहार के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 लेटेस्ट बड़े अपडेट थे। आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार से जुड़े हर एक सच्चाई हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।